नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद क्या है, या क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, क्षेत्रवाद क्या होता है। तो देखते हैं इसका आंसर। क्षेत्रवाद एक विशेष क्षेत्रीय पहचान के लिए विचारधारा, यानी क्षेत्रवाद एक प्रकार की विचारधारा है जो भौगोलिक क्षेत्र के अलावा भाषा तथा अन्य विशेषताओं पर आधारित होती है। यानी कि हर क्षेत्र में एक अलग भाषा बोली जाती है ना, या फिर उनकी भौगोलिक पहचान होती है। ठीक है, उसी को हम क्षेत्रवाद कहते हैं। भारत जैसे देश में बहुत सारे क्षेत्रवाद पाए जाते हैं। तो क्षेत्रवाद पाए जाने का कारण यहाँ की भाषाओं और संस्कृति, जनजातियों और धर्मों में अनेकता मिलती है। यानी कि यहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग और अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो इन सभी के क्षेत्र पाए जाते हैं अलग अलग। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्षेत्रवाद। अगला हमारा क्वेश्चन है, सांप्रदायिक या सांप्रदायिकता क्या है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे इसकी हेडिंग बना के, सांप्रदायिक या सांप्रदायिकता। आम बोलचाल की भाषा में सांप्रदायिकवाद का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित उग्रवाद। उग्रवाद का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा संबंधित। ठीक है, यानी कि जो सांप्रदायिक का मतलब होता है धार्मिक उग्रवाद या धार्मिक लड़ाई। ठीक है, उग्रवाद अपने समूह को श्रेष्ठ मानते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपने धर्म को मानता है वो अपने ही धर्म को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानता है। यानी कि धार्मिक उग्रवादता पाई जाती है, वो अपने धर्म के प्रति कट्टरपंथी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है उग्रवाद अपने समूह को श्रेष्ठ समूह मानते हैं और अन्य समूह को निम्न समझते हैं, दूसरे समूह को नीचा समझते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में सांप्रदायिकता धर्म से जुड़ी एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। सांप्रदायिकवाद की विशिष्टता का दावा है कि धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सबसे ऊपर है। यानी कि ये सांप्रदायिकवाद वाले ये मानते हैं कि धार्मिक पहचान जो है वो सर्व ऊपर है, सबसे ऊपर है। ठीक है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, जाति या राजनीतिक विश्वास हो, धर्म ही सब कुछ होता है इनके लिए। ठीक है, उसी के आधार पर उनकी पहचान होती है। मुसलमान, सिख आदि की तरह सभी हिंदू एक समान होते हैं धर्म के आधार पर। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अल्पसंख्यक वर्ग क्या है। अल्पसंख्यक वर्गों की राज्य के संरक्षण की ज़रूरत क्यों होती है। यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है उसे राज्य से संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, और अल्पसंख्यक वर्ग क्या है, इस तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग वो वर्ग होते हैं जिनकी मतलब संख्या कम हो। अल्प का मतलब होता है कम, संख्यक मतलब संख्या, यानी कि वे वर्ग जिनकी जनसंख्या कम हो उनके लिए हम अल्पसंख्यक वर्ग कहते हैं। अल्पसंख्यक एक निर्धारित समाज में लोगों का एक समूह है जो विशिष्ट शारीरिक या सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण अल्पमत में हो। यानी कि जिनकी संख्या कम हो, चाहे वो और स्वयं को उस समाज के भीतर असमानता की स्थितियों में पाता है। यानी कि जिनकी संख्या कम है उनका हक कई बार मार लिया जाता है। ठीक है, अल्पसंख्यक शब्द का समाजशास्त्रीय भाव ये भी है कि अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य एक सामूहिकता का निर्माण करते हैं। यानी कि वो एक समूह के रूप में पाए जाते हैं, एकजुट होने की कोशिश करते हैं। क्यों करता है, मेन मतलब ये होता है इनकी संख्या कम होता है। ठीक है, उनमें एकजुटता का प्रबल भाव पाया जाता है। ये भाव हानि अथवा असुविधा से जुड़ा होता है, क्योंकि भेदभाव होने का शिकार होने का अभाव आमतौर पर समूह के प्रति दिलचस्पी की भावनाओं को बढ़ाता है। इनकी संख्या कम होती है तो ये अपने समूह को लेकर के मतलब दिलचस्पी बढ़ाते हैं, यानी कि इकट्ठे रहते हैं ये। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां कोई अल्पसंख्यक समूह किसी अर्थ में तो सुविधा वंचित कहा जा सकता है लेकिन दूसरे अर्थ में नहीं। जैसे सिख धार्मिक रूप में अल्पसंख्यक हो सकते हैं। यानी कि सिखों की संख्या कम है, उनकी संख्या जरूर कम है लेकिन आर्थिक रूप से वो मजबूत हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा आर्थिक रूप से नहीं, अल्पसंख्यक नहीं है वो। ठीक है, लेकिन वे फिर भी सांस्कृतिक अर्थ में सुविधा वंचित हो सकते हैं। यानी किसी सुविधा से वो वंचित हो सकते हैं क्योंकि हिंदुओं की विशाल जनसंख्या में उनकी संख्या कम है। इसका अर्थ ये हुआ कि धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्ग राजनीतिक दृष्टि से कमजोर होते हैं। यानी कि इनकी राजनीति में पकड़ कम रहती है। जिनकी संख्या कम होती है वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। क्योंकि आज के समय में जो राजनीति है ना वो धर्म पर आधारित
और जाति के आधारित पर चल रही है ज़्यादातर, है ना। अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यक धर्म राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर होते हैं ना, भले ही उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, यानी कि समाज में उनका मान सम्मान कैसा भी हो और धन उनके पास कितना भी हो, अगर वो संख्या के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। इस प्रकार उन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुसंख्यक राजनीतिक को हथिया लेंगे तो उनकी धार्मिक स्थिति खतरे में पड़ जाएगी, तो उन्हें अपनी धार्मिक पहचान छोड़नी पड़ेगी। जैसे कि अगर जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उनके त्योहारों वगैरह की छुट्टी होती है ना, लेकिन जिनकी संख्या कम है तो उनके लिए छुट्टियां कम होंगी। अगर उनकी राजनीति में पकड़ नहीं होगी तो उनका जो हक है, उनकी धार्मिक पहचान है, वो धीरे धीरे समाप्त हो सकती है, समाप्त होने का खतरा रहता है उनके लिए। ठीक है, अगला हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या नीति से आप क्या समझते हैं। इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हेडिंग बना करके आप आंसर लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, भारत की जनसंख्या नीति तो लिखना आपको इसी तरह से है। तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरू से। इसका आंसर, भारत में सन 1952 में जनसंख्या नीति निर्धारण की गई, यानी भारत के अंदर 1952 में जनसंख्या नीति को लाया गया था या निर्धारण की गई। भारत एक पहला ऐसा देश था जिसने अपनी जनसंख्या नीति का निर्धारण एवं घोषणा करने का कार्य किया। ठीक है, भारत जनसंख्या नीति को सबसे पहले राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में लागू किया। भारत ने यानी कि जनसंख्या नीति को राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में लागू किया था। ठीक है, इसके द्वारा सभी नागरिकों को जागरूक किया गया, जिसके परिणाम कुछ अच्छे परिणाम भी दिखे। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ अच्छे रिजल्ट भी दिखे, यानी कि परिणाम दिखे। सन 1975-76 में हमारे देश में आपातकाल की घोषणा की गई। इस उथल पुथल के समय में परिवार नियोजन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए जबरदस्ती पुरुष की नसबंदी तथा महिलाओं की नलकाबंदी की प्रक्रिया शुरू की गई, यानी कि जबरन पुरुष और महिला की नसबंदी और नलकाबंदी की गई। इन जोर जबरदस्ती वाले उपायों का लोगों ने सरकार का घोर विरोध किया। फिर सरकार ने इस नीति का नाम बदल करके परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से लागू किया। बाद में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निर्धारित की गई। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, लेकिन इसे अच्छे से तैयार करके ही जाना है आपको। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में, उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए, या इसी तरह से हेडिंग बना करके इसका आंसर लिखेंगे। उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में परिवर्तन। 1800 से 1947 के बीच के समय को उपनिवेशिक शासन माना जाता है। उपनिवेशिक शासन का मतलब है कि जब यहाँ पे अंग्रेज सरकार चला रहे थे या विदेशी शक्तियाँ सरकार चला रही थी, उसे हम उपनिवेशिक काल कहते हैं। उपनिवेशिक काल के दौर में सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में और विशेष रूप से जाति व्यवस्था में बदलाव आए। कुछ विद्वानों का कहना है कि जाति उपनिवेशवाद की ही देन है, मतलब विदेशियों की देन है। यहाँ सभी परिवर्तन जानबूझ करके नहीं किए गए। ब्रिटिश शासकों ने कुशलतापूर्वक शासन करने के लिए जाति व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास शुरू किया, लेकिन जाति के विशेष विषय में सूचना एकत्र का कार्य सरकारी जनगणना के द्वारा किया गया। किसी जाति को अन्य जातियों की तुलना में सामाजिक दृष्टि से कितना ऊंचा या नीचा स्थान प्राप्त है, ये अंग्रेजों ने समझने की कोशिश की। उसके बाद है, औपनिवेशिक शासन द्वारा किए गए अन्य हस्तक्षेपों ने भी जाति व्यवस्था पर अपना प्रभाव डाला। पंजाब की तरह अन्य क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर सिंचाई की योजनाएं प्रारंभ की गईं और उनके साथ साथ लोगों को वहाँ बसाने का प्रयत्न किए गए। इन सभी प्रयत्नों का भी एक अपना जातीय प्रभाव था। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगला हमारा, भूमि हलबंदी नियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भूमि हलबंदी नियम, इस कानून के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए ज़मीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई, यानी कि एक परिवार जो है कितनी ज़मीन रख सकता है, उच्चतम उसकी सीमा निर्धारित की गई भूमि हलबंदी अधिनियम के तहत। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र में हलबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य प्रकार के कारकों पर निर्भर थे। अगला क्वेश्चन है हमारा,
हित समूह या दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हित समूह और दबाव समूह दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन चाहे आपसे ये पूछा जाए हित समूह से आप क्या समझते हैं, या पूछा जाए दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, तो ऐसा ही लिखना है आपको। आंसर इसका हेडिंग बना करके उत्तर देना है आपको, ठीक है। तो पहले हेडिंग बनाएंगे हित समूह या दबाव समूह, उसके आगे लिखेंगे, ठीक है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में हित समूह का विशेष महत्व होता है। राजनीतिक दल हित समूह के मुद्दों को उठाते हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो हित समूह के मुद्दों को उठाते हैं ताकि वे उनका समर्थन ले सकें। वोट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं राजनीतिक दल, ठीक है। यदि किसी हित समूह को लगता है कि उसके हित की बात नहीं की जा रही है तो वह अलग राजनीतिक दल बना लेता है ना। इसी प्रकार से नए नए राजनीतिक दलों का निर्माण होता रहता है। हित समूह राजनीतिक क्षेत्रों में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। बिना हित समूह के एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। हित समूह राजनीतिक क्षेत्रों में कुछ हितों की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। औपनिवेशिक काल में भारत में स्थानीय जमींदारी प्रथा किस प्रकार की थी। तो स्थानीय जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदारों की संपत्ति के अधिकार दे दिए गए, यानी कि जमींदारों को संपत्ति के अधिकार दे दिए गए थे। जमींदार ब्रिटिश लोगों के लिए कार्य करते थे। जमींदार को अधिकार मिल गया कि वे कृषकों से टैक्स के रूप में जितना ज़्यादा उपज या टैक्स पैसा ले सकते हैं ले लें। तो यानी कि उस समय ये किसानों को जमींदारों ने खूब लूटा, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में कौन से मुद्दे अति महत्वपूर्ण थे। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है हमारा, तो देखते हैं इसे। स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में निम्नलिखित मुद्दे अति महत्वपूर्ण थे। पहला था भारत में कृषि पैदावार का कम होना, ठीक है। तो यानी कृषि में पैदावार कम थी। भारत का आयातित अनाज पर अधिक निर्भर होना, यानी कि ऐसे अनाज को यहाँ पर पैदा किया जाता था जिसका आयात किया जाता, अनाज हमें आयात करना पड़ता था, ठीक है। तो अनाज की कमी की वजह से दूसरे देशों से मतलब अनाज को मंगाना पड़ता था। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग में गहन गरीबी का होना, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में कुछ सामाजिक कुरीतियों के नाम लिखिए। यानी कि जब यहाँ पर ब्रिटिश के लोग अंग्रेज सरकार चला रहे थे तो कौन कौन सी समाज के अंदर कुरीतियाँ थीं उनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर औपनिवेशिक भारत की सामाजिक कुरीतियाँ निम्नलिखित हैं। पहली, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, और उसके बाद है और जाति भेद आदि कुरीतियाँ भारत में मौजूद थीं या विद्वान थीं। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो उपनिवेशवाद के दौरान अंग्रेजी शिक्षा से एक नए मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। अंग्रेजी भाषा में कुशल भारतीयों ने पश्चिम के दार्शनिकों के विचारों को पढ़ा जाना तथा उनके उदार प्रजातंत्र की विचारधारा से अवगत हुए। इन भारतीयों ने भारत को उदारता और प्रगतिशीलता के नए रास्ते पर लाने का सपना देखा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उपनिवेशवाद है क्या, आपको बताना है, तो हेडिंग बनाएंगे उपनिवेशवाद। जब एक ही अर्थव्यवस्था को दूसरे देश द्वारा चलाया जाए, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था को किसी अन्य देश के द्वारा दूसरे देश के द्वारा चलाया जाए तब उसे बोलते हैं उपनिवेशवाद, है ना। जब एक ही अर्थव्यवस्था को दूसरे देश द्वारा चलाया जाए अर्थात एक देश के द्वारा दूसरे देश की देश पर शासन करना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। यानी कि किसी देश के ऊपर कोई दूसरा देश शासन करता है तो ऐसा शासन उपनिवेशक शासन कहलाता है, उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी कि जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे तो हमारे देश में उपनिवेशवाद था या औपनिवेशिक शासन था। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण है, ब्रितानी उपनिवेशवाद किस व्यवस्था पर आधारित है। तो समझ लेते हैं इसे। ब्रितानी उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। इसने सीधे तौर पर आर्थिक व्यवसाय में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किए।
जिससे ब्रितानी पूंजीवाद का विस्तार हुआ और उसे मजबूती मिली। उदाहरण के लिए यहाँ पे भूमि संबंधी नियमों में परिवर्तन, जैसे किस फसल को उगाना है और किस फसल को नहीं उगाना है, ये भी अंग्रेज तय करते थे उस समय। ठीक है, इससे अनेक वस्तुओं के उत्पादन में परिवर्तन आए। यहाँ तक कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने ब्रिटिश पूंजीवाद के प्रसार के लिए जंगलों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत सारे जंगलों को कटवा दिया था। उन्होंने पेड़ों की कटाई करके बागानों में चाय की खेती की शुरुआत की। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण भारत में औद्योगिक क्षरण हुआ, समझाइए। तो ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण भारत में कुछ क्षेत्रों में औद्योगिकरण का क्षरण हुआ। भारत में कुछ पुराने नगरीय केंद्रों का भी पतन हो गया, यानी कि वो खत्म हो गए। जिस तरह से ब्रिटिश में उत्पादन व निर्माण में चढ़ाव आया, उसके विपरीत भारत में गिरावट आ गई, यानी कि भारत में वस्तुओं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट आई उस समय। भारत के प्राचीन नगरों जैसे सूरत और मसूलीपट्टनम, जहाँ से व्यापार हुआ करता था, का अस्तित्व कमज़ोर होने लगा, जबकि आधुनिक नगर जैसे मुंबई और मद्रास, जो उपनिवेशवादी शासन में प्रचलित हुए, मजबूत हुए। भारतीय राज्यों का ब्रिटिश शासन के बाद विघटन हो गया, जिसके कारण कारीगर, कलाकार और कुलीन वर्ग के लोगों का खात्मा हो गया या पतन हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण था। सर्वेक्षण प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सर्वेक्षण प्रणाली हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। इस प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित प्रश्नों की बड़ी संख्या में लोगों से पूछा जाता है। ये प्रश्नकर्ता के द्वारा व्यक्तिगत रूप से पूछे जा सकते हैं, जहां उत्तरदाता सुनकर उसका उत्तर देता है और अन्वेषक उन उत्तरों को लिख लेता है। यानी कि जो उत्तर पूछने वाला, उसे बोलते हैं अन्वेषक। वो उत्तरों को लिख लेता है अथवा प्रश्नावली उत्तरदाताओं को सौंप दी जाती है और उत्तरदाता स्वयं उन प्रश्नावलियों को भरकर अन्वेषक को लौटा देते हैं। इस सर्वेक्षण से ये लाभ होता है कि एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के विचार जाने जा सकते हैं, तथा इस सर्वेक्षण की कमजोरी यह है कि इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न निर्धारित होते हैं। इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे सर्वेक्षण प्रणाली क्या है। ठीक है, अब देखेंगे सांस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा जाति के सदस्य किसी उच्च जाति की धार्मिक क्रियाओं को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि ये परिघटना बहुत ही पुरानी है, यहाँ तक कि आज़ादी के समय से पहले से अपनाई जा रही है, लेकिन हाल के समय में इसका प्रभाव या प्रचार प्रसार अधिक हो गया है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ण से आप क्या समझते हैं। वर्ण का मतलब वैसे रंग होता है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग है। समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 श्रेणियों को विभाजित किया गया है। इनको वर्ण कहा जाता है। यानी कि पूरे समाज को 4 भागों में या 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। लेकिन जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण भाग को इनमें शामिल नहीं किया जाता है, जिन्हें कभी कभी पंचम या पंचमी श्रेणी भी कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जनसंख्यांकीय का क्या अर्थ है। इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लिखना है, जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले विज्ञान को जनसंख्यांकीय कहते हैं। जनसंख्यांकीय के लिए अंग्रेजी में डेमोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 शब्दों यानी कि डेमोस और ग्राफीन से मिलकर के बना है। इन दोनों शब्दों का अर्थ जन या लोग है, अर्थात लोगों का वर्णन। उसके बाद वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से तैयार कर ही लेना है आपको। ठीक है, माल्थस ने अपनी पुस्तक जिसका नाम था रेसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में
जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यानी कि माल्थस की एक पुस्तक थी जिसमें उसने जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस पुस्तक का नाम था रेशियो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस सिद्धांत में माल्थस ने बताया कि अधिक जनसंख्या वृद्धि गरीबी और मुसीबत की माँ है और ये अनेक बुराइयों का ही दूसरा नाम है। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में दो बातों पर विशेष बल दिया। पहली बात कौन सी थी? मानव जीवन के लिए भोजन अनिवार्य है। उसके बाद विषमलिंगियों के बीच यौन उत्तेजना आवश्यक है और यह लगभग अपनी वर्तमान स्थिति में ही बनी रहेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था स्त्री या पुरुष अनुपात क्या है? बताना है आप। 1000 पुरुषों पर कुल स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं या स्त्री पुरुष अनुपात कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां थीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलन के उद्देश्य किस उद्देश्य से होते हैं? बताना है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलन निम्नलिखित उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं। तो पहला उद्देश्य होता है सामाजिक आंदोलन का समाज में सामान्य बदलाव के उद्देश्य से सामाजिक आंदोलन उत्पन्न होते हैं। उसके बाद जनहित के मामलों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से भी सामाजिक आंदोलन होते हैं। सामाजिक आंदोलन भी विरोध प्रदर्शन के अलग अलग तरीके विकसित करते हैं। वो क्या है? सामाजिक आंदोलन विरोध प्रदर्शन के अलग अलग तरीके विकसित करते हैं, जैसे मोमबत्ती का सहारा लेते हैं या फिर मशाल, जुलूस, काले कपड़े आदि का प्रयोग करते हैं, नुक्कड़ नाटक, गीत, कविताएं इत्यादि। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा, सत्याग्रह और चरखे के प्रयोग जैसे नए तरीकों को अपनाया था। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। उसके बाद वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है चिपको आंदोलन। ठीक है, या इस तरह से आपसे पूछा जाएगा पारिस्थितिकीय या पर्यावरणीय आंदोलन का कोई एक उदाहरण दीजिए या चिपको आंदोलन को समझाइए। तो चिपको आंदोलन हिमालय की तलहटी में पारिस्थितिकीय आंदोलन का एक उदाहरण है, यानी कि पर्यावरणीय उदाहरण था, ये पर्यावरण आंदोलन था। ठीक है, ये आंदोलन मिश्रण हितों तथा विचारधाराओं का एक अच्छा उदाहरण है। सन 1970 में भारी वर्षा से लोगों को अधिक विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा। गांववासियों का मामला चमोली जिले के अवस्थित एक सहकारी संगठन दसौली ग्राम स्वराज संघ ने उठाया। इन प्रारंभिक विरोधों के बावजूद सरकार ने नवंबर में जंगलों की वार्षिक नीलामी कर दी। ठीक है, कर दिए जाने वाले भूखंडों में से एक रैनी जंगल था। ठेकेदार के आदमियों ने जो जोशीमठ से रैनी जा रहे थे, रैनी से पहले ही बस रुक गई। गांव के बाहर से ही जंगल की तरफ जा रहे थे। एक छोटी लड़की जिसने मजदूरों को उपकरणों के साथ देखा था, भागकर गांव की महिला मंडल की प्रमुख गौरी देवी के पास गई। गौरी देवी ने दूसरी गृहिणियों को इकट्ठा किया या एकत्रित किया और जंगल जा पहुंची। जब उन्होंने मजदूरों से कटाई कार्य प्रारंभ ना करने की याचना की तो प्रारंभ में उन्हें गालियां और धमकियां मिलीं। जब महिलाओं ने झुकने से इनकार कर दिया तो पुरुषों को भी अंत में जाना पड़ा। तो इस प्रकार से ये चिपको आंदोलन था। ठीक है, और उसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति किसका परिणाम थी? तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो फ्रांसीसी क्रांति राजतंत्र को उखाड़ फेंकने तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता स्थापित करने के उद्देश्य से चलाए गए अनेक सामाजिक आंदोलन का एक हिंसात्मक परिणाम थी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में है शोध परियोजना क्या है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शोध परियोजना का आशय समाज व सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक समस्याओं आदि का वैज्ञानिक अध्ययन से है। ज़्यादातर इसका प्रयोग सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के कारणों को समझने के लिए किया जाता है ताकि उनका समाधान किया जा सके। तो ये शोध परियोजना से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शोध परियोजना से आप क्या समझते हैं? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद है मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं? तो परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक पितृवंशीय परिवार और एक मातृवंशीय परिवार।
मातृवंशीय का अर्थ माता की पीढ़ी से वंश का निर्धारण होता है। अगर यहाँ पे पितृवंशीय परिवार होता तो वंश का निर्धारण पिता के वंश से होता है। इस प्रकार से आपको लिखना होता। इसके आधार पर वंश माता के नाम से चलाते हैं या चलते हैं। अगर होता है यहाँ पितृवंशीय परिवार तो वंश किसके नाम से चलता है? पिता के नाम से। इस तरह से आपको लिखना होता। इसमें वंश की परंपराएं, उत्तराधिकारी के नियम आदि भी माता के नाम से चलते हैं। अगर यहाँ पितृवंशीय परिवार होता तो इसका उल्टा हो जाता है, माता की जगह पिता लिखना होता आपको। ठीक है। संपत्ति का अधिकार माता के बाद पुत्री को प्राप्त होता है, ना कि पुत्र को, क्योंकि हम मातृवंशीय परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो वंश वगैरह है वो माता के नाम से चलता है और संपत्ति का अधिकार भी बेटा को नहीं होता, यहाँ पर बेटी को होता है। उसके बाद है मातृवंशीय परिवार की विशेषताएं क्या हैं? तो विशेषताएं यही हैं, वंश का नाम माता के नाम से चलता है, पिता के नाम से नहीं। बच्चों का लालन पालन माता के घर होता है ना, क्योंकि तो ऐसे परिवारों में जो विवाह के बाद जो पुरुष है वो स्त्रियों के घर ही जाता है। ठीक है। तो आई होप आप ये सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से कर दें। और इस नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे और पेपर को हल करना भी सीखेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।